फ्रेंड्स, फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड की कोई भी 10th लेवल का बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। हालांकि क्वेश्चन सभी एमसीक्यू लेवल के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ से हम आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं और वोल्टमीटर को परिपथ में कभी भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है, तो बल्ब के कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें भी यानी वोल्ट दिया है 220 वोल्ट और क्या दिया है, पावर, इसकी शक्ति है 40 वाट। आपसे पूछ रहा है प्रवाहित धारा आई को क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे P = I × V, ये फॉर्मूला होता है, और पावर है 40 और I आपसे पूछ रहा है और वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो I हो जाएगा 220 और ये I हो जाएगा 40 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 40/220, 0 से 0 कट होगा, और ये हो जाएगा 4/22, इसको भी कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2/11 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 प्रतिरोध चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ABC के रूप में जुड़े हैं। A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। यहाँ आपसे A और B के बीच पूछ रहा है ना, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से इसको खींचते हैं इस तार को, तो ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये दोनों किस में हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है, ये श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60 ओम तथा 100 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा R1 + R2 से, ये बनेगा 60 + 100, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 160 ओम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, समतुल्य प्रतिरोध 160 का आया है, यह और ये 40 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा। यहाँ लिखेंगे 40 ओम तथा 160 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में क्यों होंगे, ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो फिगर आपकी ना ऐसे हो जाएगी, देखिए ध्यान से, और ये जोड़ने के बाद इस तरीके से फिगर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों समांतर में हो गया कि नहीं, 160 ओम और 40 ओम हुआ ना। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, क्योंकि यहाँ दो ही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ लिखेंगे 1/R = 1/40 + 1/160। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 40 160 का एलसीएम 160 ही होगा। देख लेते हैं यहाँ
4160, तो डायरेक्ट इसको कट कर रहे हैं 40 से, तो 1 टाइम में, और 4 4 जा 16, तो हो गया 0 और 4 4 16, ठीक है। ये दोनों इंटू करेंगे 160 आएगा, इसमें सही है। तो 40 के टेबल में 164 टाइम में आता है, तो 4 1 जा 4 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 5/160। कट होगा 5 से, 5 1 जब 5 हो, और यहाँ 5 से कट करेंगे तो 5 3 जब 15 होता है, और 1 5 2 जब 10, तो यहाँ पे 1/30 ओम हुआ। यहाँ जो फॉर्मूला है ना 1/r में है, ये होगा 1/30, तो यहाँ सब करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 32 ओम, और ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी यहाँ देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम कब लागू होता है? तो ओम का नियम तभी लागू होगा जब चालक का ताप स्थिर होगा। स्थिर का मतलब कभी बदलेगा नहीं, ताप को बदलेंगे तो ओम का नियम लागू होने वाला नहीं है, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चालक का ताप स्थिर होगा, स्थिर होना चाहिए लिखना है इसमें ना, स्थिर होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम यानी यहाँ R1 का वैल्यू R1 ही है और R2 का वैल्यू R2 ही है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। और समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। दोस्तों इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ध्यान देंगे, तो इसमें ना इसी को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/R2 रहेगा ही, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा R1 R2, R1 से R1 कट होगा, R2 बचेगा, यहाँ R2 रहेगा, R2 से R2 कट होगा, R1 होगा, यहाँ R1 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/R हो जाएगा R2 प्लस R1/R1 R2। आपसे क्या पूछा है ना, R का वैल्यू, तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, तो R हो जाएगा R1 R2 अपॉन, या तो R2 प्लस R1 लिखिए या R1 प्लस R2 लिखिए, बात देखी है, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि A और B दो प्रतिरोधों को पार्श्व किया गया है, पार्श्व क्रम का मतलब हुआ श्रेणी क्रम में, ध्यान रखेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा या अधिक होगा। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वह प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्श्वबद्ध 10 चालकों का प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। किसमें जोड़ा गया है, पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 10 चालक हैं और 10 प्रतिरोध हैं। तो देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/R इक्वल 1/10, 10 चालक हैं तो 1/R1 R2 1/R3 1/R4 10 तक लिखना होगा, ठीक है। तो 1/R हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 1/10 प्लस 1/10 प्लस, क्योंकि 10 चालक हैं, प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, कितने हो गए, 3 3 6, प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, हम लोग पहुँचे इतने 3 हो गया, और 3 6 3 9 प्लस 1/10। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/R इक्वल, एलसीएम करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 बार 1 प्लस 1, क्योंकि 10 है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 3 3 6 3 2 8 प्लस 9 प्लस 10, देखेंगे 10 होना चाहिए, 3 और 3 6 3 9 1 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 ओम, ठीक है।
अब यहाँ लिखेंगे R इक्वल 1 ओम बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए लोग पूछता है कि तार को अगर खींचेंगे तो लंबाई को डबल करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका रिलेशन आपको बता देते हैं, R1/R2 ये होता है L1/L2, ठीक है। तो R1 और R2 पहले लंबाई L था और कितना हो गया, 12 हो गया, हुआ ना, 12 हो गया। तो L से L कट होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ R2 जो आएगा कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब हुआ, यहाँ लिख देते हैं प्रतिरोध दुगुना होगा, दुगुना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चालक का प्रतिरोध आप त्रिगुना पर, चालक का तार की लंबाई की बात कर रहे हैं, चालक के तार की लंबाई त्रिगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी त्रिगुना होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है ना, क्योंकि R1 और L1 ऊपर है, तो ये दोनों डायरेक्टली है। यानी लंबाई 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 4 गुना होगा, लंबाई 16 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 16 गुना होगा। इट मीन्स जितना गुना लंबाई करेंगे उतना ही गुना प्रतिरोध होने वाला है। याद रखना, इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। विद्युत हीटर है ना, तो विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वह किसका बना होता है दोस्तों, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु, विद्युत हीटर का कॉइल जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, नाइक्रोम, ये नहीं रहेगा, नाइक्रोम ये क्या है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसको एल्वाई बोलते हैं, है ना। भी देखते चलेंगे। अब कब कोई पूछ देता है कि जो नाइक्रोम है ना, अगर मिश्र धातु है तो कौन से पदार्थ के मिलाने से नाइक्रोम बना होता है, ये पूछता है। तो ये तो डायरेक्ट पूछ दिया है, विद्युत के तार की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम मिश्र धातु है। अगर पूछ दे नाइक्रोम किस चीज़ का बना होता है, पूछ सकता है। तो नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम और आयरन थोड़ी मात्रा में आयरन होती है, तो ये तीनों को मिलाने से ये बनता है कौन, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम और लोहा आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बल्ब के अंदर टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में क्या भरी जाती है। तो बल्ब में चूंकि फिलामेंट है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन क्या है, धातु है, और इसका सिंबल क्या होता है, W होता है, ठीक है, याद रखना है। तो बल्ब के अंदर टंगस्टन के तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए चूंकि फिलामेंट में जब करंट प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध के कारण चालक तार गर्म होगा तो हीट होगा, उससे ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ऊष्मा निकलेगी तो अंदर अगर ऑक्सीजन है तो वो वेपोराइज हो जाएगा, है ना, फिलामेंट को ऑक्सीकृत कर देगी तो फिलामेंट जल जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरते हैं, याद रखना है, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस, ठीक है, शून्य बल का गैस, इनर्ट गैस। अब कोई पूछ दे कि कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ये भी पूछ देता है, तो उसमें आप आर्गन भर सकते हैं। आर्गन और क्या होता है, आर्गन, हीलियम, हीलियम तो नहीं भरा जाता है, आर्गन, हीलियम, ये नियान है, नियान भी भरा जा सकता है। तो इसमें जो है ज़्यादा करके आर्गन गैस भरी जाती है फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी होती है क्यों, पूछता है क्वेश्चन। तो 11 का आंसर है, बिजली का हीटर जो होता है, हीटर की जो कॉइल होती है, कुंडली होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है, क्यों बनी होती है, ठीक। तो नाइक्रोम ही बताए हैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम मिश्र धातु होता है, ठीक है। और क्यों इसी को भरते हैं,
क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता और गलनांक के, है ना, गलनांक के दोनों अधिक होता है। इसलिए हम लोग नाइक्रोम का कॉइल बनाते हैं। विद्युत हीटर में प्रतिरोधकता अधिक होगा तो वह जल्दी गलेगा नहीं, वही मतलब उसका प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है नाइक्रोम की बनी होती है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो वोल्टेज भी है 220 वोल्ट और धारा I है 5/11 एम्पीयर। आपसे क्या पूछ रहा है, शक्ति W यानी P है ना, पावर P फाइंड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि P = I × V होता है। आपसे क्या पूछा है P, तो डायरेक्ट रखते हैं। I हो गया 5/11 और V है 220 वोल्ट। 11 से कट होगा, 11 × 22 और 0 है, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 वाट। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप और चालक का प्रतिरोध दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। यानी जब ताप बढ़ेगा, यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधों से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में अगर अनेक प्रतिरोध जोड़े हैं तो अगर जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वह प्रत्येक प्रतिरोध से उसका मान कम होता है या ज़्यादा होता है। तो श्रेणी क्रम में है, यहाँ लिखेंगे ज़्यादा होता है, कभी भी ज़्यादा होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन होता है, आपको बता देते हैं, जिसको जूल का नियम कहते हैं। Q = होता है I²RT, ठीक है। इसमें Q क्या है, तो ऊष्मा है, मतलब चालक का ऊष्मा, और I क्या है, तो धारा है, विद्युत धारा है, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, और T क्या है, T है समय। याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है ना, चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, I²RT जूल के बराबर होगी, ठीक है। तो आंसर में यही लिखना है, I²RT जूल। ओके दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम इससे भी अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे।